नमस्कार दोस्तों, आज हम कारक पढ़ने वाले हैं। कारक एक ऐसा टॉपिक है जो कई एग्जाम्स के सिलेबस में होता है और कई एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं होने पर भी उनके सिलेबस में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे दूसरे टॉपिक हो गए, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, इन टॉपिक को पढ़ने के लिए भी आपको कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो कारक बेसिक में आ गया, बेसिक हमें पता होना चाहिए। कितना आप पढ़ लोगे तो आपको अतिरिक्त रूप से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कारक छोटा सा टॉपिक है। परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध दर्शाया जाए उस रूप को कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं। दो बातें, एक तो संज्ञा या सर्वनाम का कोई रूप है, उस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है या वाक्य में जो क्रिया है उससे संबंध स्थापित हो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम का तो आपको पता है ना। संज्ञा की आप बचपन से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव को संज्ञा कहते हैं। कोई भी आपके आसपास की चीजें हैं वो सभी संज्ञाएं हैं। या कोई व्यक्ति हो गया या फिर कागज हो गया, शिक्षक हो गया, छात्र, सुख दुख, नगर, शहर, ये जितने भी शब्द है ना, ये सब क्या है, ये संज्ञाएं हैं। और संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम जैसे मोहन की जगह बोलूं मैं मोहन मेरा मित्र है, उसकी जगह मैं बोलूं वह मेरा मित्र है ना। तो वो वह क्या हो गया वहां पर? वह वहां पर सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का पता चल गया आपको। अब ये बोल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करे या क्रिया के साथ संबंध स्थापित करे, वह रूप आपके कारक हो गया। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मोहन ने गाना गाया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहन ने गाना गाया। अब आप यहाँ पर देखो, अगर कि ये ने हट जाए, केवल इतना रहे, अब मोहन एक संज्ञा है, केवल इतना रहे मोहन गाना गाया, वाक्य का कोई अर्थ बन रहा है? या फिर वाक्य में मोहन का इस गाना गाया क्रिया से संबंध स्थापित हो रहा है? नहीं हो रहा ना। मोहन के आगे ने लगाने पर संबंध स्थापित हो रहा है। तो मोहन तो संज्ञा है, लेकिन अब मोहन ने लिख दिया ना, तो यहाँ पर ये कारक हो गया। समझ रहे हैं? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका अन्य शब्दों या क्रिया से संबंध स्थापित हो उस रूप को कारक कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, रमेश ने सुरेश को समझाया। को हटा दिया यहाँ पर। अब सुरेश, रमेश ने सुरेश समझाया, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। क्रिया के साथ में सुरेश का कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा। कब होगा? आपने को लगा दिया, अब सुरेश को समझाया। तो अब सुरेश को यहाँ पर क्या हो गया? सुरेश को यहाँ पर कारक हो गया। वह कलम से पत्र लिखता है, से हटा दो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। से लगाने पर भी, लगाने पर ही पत्र लिखता है का कलम से संबंध स्थापित होगा। तो कलम से यहाँ पे कारक हो गया। बच्चा खाने के लिए रो रहा है, के लिए हटा दो आप। तो बच्चा खाने रो रहा है नहीं होगा, कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा। न क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित हो रहा है, के लिए लगा दिया तो आपके वाक्य पूर्ण हो गया। और खाने का आपकी क्रिया से संबंध स्थापित हो गया, तो खाने के लिए आपका एक कारक हो गया। कारक आप जानते होंगे, कारक 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारकों के आगे जो लिखा हुआ है उनको कहते हैं विभक्तियां, परसग या कारक चिन्ह। जैसे कि कर्ता एक कारक है तो उसकी विभक्ति लिख दी ने। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल समझाया था, मोहन ने गाना गाया। तो मोहन के आगे ने जुड़ रहा है और वाक्य के ऐसा रूप बना जिसमें मोहन कोई कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर मोहन ने क्या हो गया? कर्ता कारक पद हो गया। समझ रहे हैं? तो आप किस वाक्य में बोले कि मोहन ने गाना गाया में मोहन ने क्या है, तो आप बोलोगे मोहन कर्ता कारक है, मोहन ने कर्ता कारक पद है। समझ रहे हैं? इससे आ गया नेक्स्ट, कर्म का विभक्ति क्या है? कर्म की विभक्ति है को। करण की विभक्ति है से के द्वारा। संप्रदान की विभक्ति है के लिए। अपादान की विभक्ति है से। अब यहाँ पर भी से है, वहां पर भी, ऊपर भी आपने देखा करण में भी से आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ है ना, उसमें डिफरेंस है। वाक्य में से किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है वह अर्थ अलग अलग होगा। आगे संबंध का, के की, रा, रे, री विभक्ति होगी। अधिकरण की में पर विभक्ति होगी। संबोधन की हे, अरे और ओ विभक्ति होगी। तो ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। और कारकों के बारे में आपने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के ही रूप होते हैं। जैसे कि रमेश एक संज्ञा है और रमेश ने लिख दिया, रमेश ने खाना खाया, तो रमेश ने यहाँ पर कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। समझ रहे हैं?
तो संज्ञा थी, संज्ञा में आपने विभक्ति लगा के उसी को कारक बना दिया। जैसे कि उस एक सर्वनाम है, उस एक सर्वनाम है उसमें आपने का जोड़ दिया, उसका, उसका बना दिया और आपने लिख दिया कि उसका घर। तो आपने देखा वहां पर उसका क्या हो गया, उसका वहां पर संबंध कारक हो गया। संज्ञा या सर्वनाम का रूप परिवर्तित करके हम कारक बना रहे हैं। अब कारकों के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल से अपन देखेंगे कि कौन से शब्द में कौन सा कारक प्रयोग हो रहा है, कौन से वाक्य में कौन से कारक, कौन सा कारक प्रयोग हो रहा है। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको सारा कारक एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण है, रमेश ने पढ़ाई की। तो आप बताओ कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है। हमने देखा पहले कि ने कारक की किसकी विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति होती है। पहले आप उनको विभक्ति देखनी है, फिर इस वाक्य का भाव देखना है कि रमेश यहाँ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है क्या। हाँ, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। रमेश ने पढ़ाई की, कौन सा कारक हुआ यहाँ पर, रमेश ने पढ़ाई की में रमेश ने में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर आपको विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है। आपने देखा कर्ता ने विभक्ति होती है, लेकिन ने विभक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रमेश क्या है, रमेश कोई कार्य कर रहा है। तो रमेश कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर कार्य करने वाला कर्ता हो गया। तो यहाँ पर भी रमेश क्या है, यहाँ पर भी रमेश में कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दीपक ने मनोज को मारा। कर्ता ने कर्म को विभक्ति किसकी होगी, को विभक्ति आपकी होगी कर्म कारक की। और क्रिया वाले टॉपिक में मैंने बताया भी है आपको कर्म की पहचान कैसे करनी है, क्या और किसको प्रश्न करने से कर्म की पहचान होती है। जैसे किसको मारा, मनोज को मारा, तो मनोज यहाँ पे कर्म है और इसको आप विभक्ति से भी पहचान सकते हैं और वाक्य का भाव देखकर, उसका अर्थ देखकर भी समझ सकते हैं कि मनोज यहाँ पे कर्म है। तो मनोज को यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके कर्म कारक का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश क्या पढ़ता है, यहाँ पे कोई विभक्ति तो नहीं है, लेकिन क्या और किसको प्रश्न करने पर क्या आ रहा है, पुस्तक आंसर आ रहा है। तो पुस्तक यहाँ पर कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक आपका कर्म हो गया। तो कई बार विभक्तियां नहीं भी लगी हुई होती है, तो वाक्य का अर्थ और भाव देखकर आपको कारक का पता करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विकास ने चाकू से फल काटे। आपने देखा है कि करण कारक है, उसकी विभक्तियां से के द्वारा होती है। तो विकास ने चाकू से फल काटे, तो जहां पर सहायता या साधन का प्रयोग हो जाता है, वहां पर आपके करण कारक होता है। जैसे विकास ने चाकू से फल काटे, चाकू की सहायता से फल काटे, चाकू साधन का प्रयोग करके फल काटे। तो साधन या सहायता का भाव जहां प्रकट होता है, वहां पर आपका करण कारक होगा। जैसे कि कलम के द्वारा पत्र लिखा गया, कलम की सहायता से पत्र लिखा गया ना, तो यहाँ पर कलम के द्वारा पत्र लिखा गया में आपके करण कारक है। विकास ने चाकू से फल काटे में करण कारक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। किसी उद्देश्य के लिए भाव प्रकट हो, तो वहां पर आपके कौन सा कारक होगा। आप विभक्ति से भी देख सकते हैं, के लिए किसकी है, संप्रदान कारक की है। तो किसी उद्देश्य के लिए कारक का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा, के लिए आएगा। तो के लिए आ रहा है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक का प्रयोग होगा, यहाँ पर आपके संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पर भी से का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले से भिन्न है। जैसे ऊपर आपने देखा कि चाकू से फल काटे, सहायता या साधन के रूप में से का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जो से का प्रयोग होगा वो अलग होने के भाव के लिए प्रकट होगा। कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, दूर जा रही है, तो वहां पर आपके इस से का प्रयोग होगा। और इस से का प्रयोग होने पर यहाँ पे आपके अपादान कारक होगा। तो हिमालय से में आपके कौन सा कारक हो गया, हिमालय से में आपके ये अपादान कारक हो गया। तो अगर आपको पूछे कि गंगा हिमालय से निकलती रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर अपादान कारक है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, बच्चा सर्प से डरता है। अब इसमें भाव को समझिए आप। बच्चा सर्प सर्प से डरता है, इसमें भी तो एक अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। भाई डरता है तो उस वस्तु के पास तो जाएगा नहीं, दूर ही जाएगा ना। समझ रहे हैं, तो अन्य अर्थ में कहीं ना कहीं अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस भाव को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर भी आपके अपादान कारक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यह मोहन का घर है, यह सुरेश की पुस्तक है। संबंध स्थापित हो, का के की या रा रे री आए, तो वहां पर क्या होता है, आपका संबंध कारक होता है। का के की, ये मोहन का घर है, ये सुरेश की पुस्तक है। या फिर ये आ जाए, ये मेरा घर है, रा रे री मतलब मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। तब भी क्या होगा, जहां पर संबंध स्थापित हो रहा हो, वहां पर आपके
संबंध कारक होगा, है ना? अधिकार प्रकट हो रहे हैं, मोहन का घर है, ये सुरेश की पुस्तक है, एक अधिकार का भाव प्रकट हो रहा हो तो वहां पे आपके संबंध कारक होगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अधिकरण कारक के बारे में। वह छत पर खड़ा है, वह कमरे में बैठा हुआ है। किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान दर्शाया जाए तो तब वहां पर आपके कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। स्थान दर्शाने का भाव किसी वाक्य में प्रकट हो रहा हो तो वहां पे अधिकरण कारक होगा। वह छत पर खड़ा है, उसका स्थान दर्शा दिया, वह कहाँ खड़ा है? छत पर खड़ा है। और पर आ गया, अधिकरण कारक में विभक्ति क्या होती है? में और पर होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके रेखांकित पद में अधिकरण कारक हो गया। वह कमरे में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? कमरे में बैठा हुआ है, उसका स्थान दर्शा दिया, वह कमरे में बैठा हुआ है। स्थान जहां पर दर्शाया जाए वहां पर आपके अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल। प्रेमचंद के उपन्यास प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपने देखा ये संबंध कारक का एग्जाम्पल हो गया। का के की जहां पर आ रहा हो, अधिकार प्रकट हो रहा हो तो वहां पर आपके संबंध कारक होगा। तो यहाँ पर आपके क्या होगा? प्रेमचंद के उपन्यास प्रसिद्ध है में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। बच्चों घर जाओ संबोधन करने का भाव प्रकट हो और जिसकी विभक्तियां क्या होती है? हे, अरे, ओ, वहां पर क्या होता है आपके? वहां पर आपके संबंध कारक होता है। तो यहाँ पर आपके हो गया, सॉरी, वहां पर आपके संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके संबोधन कारक हो गया। तो कारकों को पहचानने के लिए आपने दो बातें सीखी। एक तो विभक्तियों से कारकों की पहचान कर रहे हो, और विभक्तियां लग रही है जहां पर ने, को, से के द्वारा, उससे कारकों की पहचान करिए। और उसके साथ साथ एक चीज जरूरी और है, वह है कि उसका अर्थ क्या प्रकट हो रहा है उस वाक्य के अंदर। जैसे कोई कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, कोई कार्य करने का भाव प्रकट हो रहा है किसी के द्वारा। रमेश ने पढ़ाई की तो रमेश द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर ने विभक्ति नहीं भी आई, रमेश पुस्तक पढ़ता है हमें, तो अब यहाँ पे रमेश में कर्ता कारक होगा। कोई कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर कर्म कारक होगा। किसकी सहायता से या साधन के रूप में कोई भाव प्रकट हो रहा है तो वहां पर आपके करण कारक होगा। तो वाक्य का भाव आपको समझना है। इसी पर मैंने विशेष उदाहरण बनाए हैं जहां पर कई बार क्या होता है कि विभक्तियां नहीं होती है, उसके बाद भी आपको कारकों की पहचान करनी है। जैसे रमेश ने उसके हाथ पत्थर भेजा, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? रमेश ने उसके हाथ पत्थर भेजा, तो यहाँ पर से विभक्ति नहीं आ रही है, लेकिन उसके हाथ से पत्थर भेजा, से छुपा हुआ है, अर्थ वह निकल रहा है किसी सहायता या साधन से। उसके हाथ से पत्थर भेजा, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा आपके? यहाँ पर आपके करण कारक हो जाएगा। मोहन के वास्ते ही मैंने यह कार्य किया। अब मोहन के लिए नहीं आया, के वास्ते शब्द दूसरे आ गए लेकिन अर्थ तो वही हो रहा है ना, किसी उद्देश्य के लिए ना, मोहन के लिए, है ना, मोहन के वास्ते। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान के लिए। आपने देखा संप्रदान की विभक्ति ना, के लिए कोई भाव हो, उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा हो, किसी उद्देश्य से कार्य हो रहा हो तो वहां पे संप्रदान कारक आएगा। तो यहाँ पर आपके संप्रदान कारक हो गया। आपके जरिए ही पता चला, है ना, आपके जरिए ही पता चला, तो इस वाक्य में आप बताओ कौन सा कारक होगा? आपके जरिए ही में आपने देखा कि आपकी सहायता से ही पता चला, तो सहायता या साधन का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? आपका यहाँ पर करण कारक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह विद्यालय नहीं पहुंचा। अब विद्यालय में कौन सा कारक है यहाँ पर? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर में पर विभक्ति नहीं है, लेकिन वह विद्यालय में पहुंचा, विद्यालय में नहीं पहुंचा। समझ रहे हैं? तो भाव क्या प्रकट हो रहा है, उस आधार पर यहाँ पर आप देखेंगे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर देखी है आपने, लेकिन कई बार विभक्तियां छुपी हुई होती है और किसी स्थान विशेष का उद्देश्य, इस किसी स्थान विशेष को दर्शाने का उद्देश्य या भाव प्रकट होता है किसी स्थान विशेष को दर्शाने का, तो वहां पर भी आपके अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। तो मैं या पर तो प्रयोग में नहीं हो रहा, लेकिन किसी स्थान विशेष को दर्शाए जाने का भाव प्रकट हो रहा है। वह विद्यालय में नहीं पहुंचा, मैं हटा दिया लेकिन भाव वही है, तो यहाँ पर आपके अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। तो कारकों को आपने इस तरह से पढ़ा कि पहले तो आपने परिभाषा देखी, फिर कौन से कारक होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और फिर अंत में किसी वाक्य में रेखांकित पद में कारकों को कैसे पहचाना जाए उसके दो तरीके आपने सीखे। पहला तो यह है कि विभक्तियां देखेंगे और उसके बाद में आप उस वाक्य का भाव देखोगे। विभक्तियों से भी आप कारकों का पता कर सकते हो, लेकिन कुछ वाक्यों में विभक्तियां नहीं होती है, तब वहां पर आपको मुख्य फोकस आपको
उस वाक्य के भाव को देखना, उस भाव के आधार पर कारक होगा और कौन से कारक का क्या भाव प्रकट होगा, इस बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ऐसे ही आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।